विचारधारा एक जैसी नहीं हो सकती है। भाई जैसे गांधी थे, कोई अच्छा अगर पद लिए हों, कुछ देश के लिए अगर बन गए हों, तो हमें कहिए ना आप लोग कि गांधी जी ने ये पद ले लिया, उनके अंदर लालच था। गांधी को आप गलत तब बोल सकते हैं जब आपने कुछ करके हासिल करके दिखाया हो जनता को। ठीक, चौराहे पे खड़े हो करके 10 लोगों की कमेटी में गांधी जी ऐसे थे, गांधी जी वैसे थे, आप क्या गांधी के बराबर हो गए हो? जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुशवाहा, प्रयास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जानेंगे हम महात्मा गांधी के विषय में। महात्मा गांधी को पढ़ेंगे और उनकी विचारधारा क्या थी जानेंगे। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है, खुद नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। महात्मा गांधी महात्मा गांधी बहुत बड़े लीडर थे, ठीक ना। कहते हैं ना कि इनसे बड़ा मौस लीडर कोई नहीं था। अगर इन्होंने कहा कि युद्ध करो तो जनता ने किया, अगर इन्होंने कहा कि बंद कर दो तो जनता ने युद्ध बंद कर दिया। इतना मानते थे महात्मा गांधी को, ठीक ना। देखो विचारधारा है। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि गांधी की सोच गलत थी या इनकी सोच गलत थी। देखो सुभाष चंद्र बोस ने भी जब अंतिम समय में मुक्त भारत रेडियो बनाया था जर्मनी में, ठीक ना, वहां से इन्होंने मैसेज दिया किसको? महात्मा गांधी को, कि सर गांधी जी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कि अंतिम समय में राष्ट्रपिता जी मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। जबकि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी से मतलब एक प्रकार से 36 का आंकड़ा था, मतलब सोच में, क्योंकि भगत सिंह की विचारधारा अलग थी और गांधी जी की विचारधारा अलग थी। तो जाहिर सी बात है भाई, अगर 10 लोग होंगे तो विचारधारा अलग अलग होना पॉसिबल है। भाई जैसे मान लो हम हैं या आप लोग हैं तो सबकी विचारधारा एक जैसी नहीं हो सकती है। जैसे एक ही घर में 4 भाई बहन हैं तो क्या चारों की विचारधारा एक जैसी हो सकती है? तो कभी नहीं होगी। उसी तरह गांधी की विचारधारा अलग थी और क्रांतिकारी विचारधारा अलग थी। इसमें गलत कोई नहीं था, ठीक ना। हम किसी को गलत क्यों कहें? जब हम उस काबिल पहुंच जाएं तब गलत कहें ना। उन्होंने देश के लिए किया। गांधी जी ने कौन सा ऐसा पद लिया बताइए? केवल 1924 में बेलगांव कांग्रेस के अध्यक्षता एक बार सिर्फ की। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिए, ठीक ना। सबको सब पद दे दिए, अपने हाथ खाली रखें और एक धोती में अपनी पूरी जिंदगी बिता दिए। अमीर घर से थे, उनके पिताजी राजकोट के दीवान थे। सोच लो उस खानदान से थे महात्मा गांधी जहां एक भी दुख नहीं था उनके घर पे। राजकोट के दीवान बहुत फेमस प्रसिद्ध दीवान थे। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ। पोरबंदर गुजरात में, ठीक ना। पोरबंदर गुजरात, ठीक। अब 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। माता का नाम था पुतली बाई। माता का नाम था पुतली बाई। और जो इनकी पत्नी बनी कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। इनके पिताजी जो थे राजकोट के दीवान से, प्रसिद्ध दीवान, खाता पीता खानदान था। फिर भी जीवन महात्मा गांधी कैसे जिए? गरीबी का। पढ़ लिख चुके और जैसे पढ़ाई लिखाई इनकी पूरी हो गई उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं इंग्लैंड जाऊंगा, अंग्रेजों के देश में, ठीक ना। अंग्रेजों के देश में पहुंचूंगा और क्या करूंगा अंग्रेजों के देश में? पढ़ाई करने के लिए गए थे। किस चीज़ की पढ़ाई करने के लिए? बैरिस्टर, मतलब लॉ पढ़ने गए, ठीक ना, वकील बनने के लिए। तो ये 1889 में चले जाते हैं इंग्लैंड और 1891 तक वहीं रहते हैं। 91 में वापस आते हैं। वकील तो बन जाते हैं अच्छे,
भाई 1889 में गए, 1891 में वापस आ गए। बैरिस्टर तो बन गए, वकील तो बन गए, छोटे मोटे केस लड़ने लगे। कहाँ पर? गुजरात और मुंबई का, जो बम्बई का क्षेत्र था महाराष्ट्र वाला। लेकिन इनको, महात्मा गांधी को था कि कोई एक अच्छा सा केस मिले जिसकी मैं पैरवी करूं। इनको केस की तलाश थी। दादा अब्दुल्ला का नाम सुने होंगे, दक्षिण अफ्रीका के एक बहुत फेमस व्यापारी थे। वो एक केस में फंसे थे। महात्मा गांधी से पूछें, कहें कि आप मेरे देश आ जाइए, मेरे केस की पैरवी कर लीजिए, क्योंकि आप अभी नए नए पढ़े हैं। उस समय महात्मा गांधी महात्मा बिल्कुल नहीं थे, ठीक ना, एकदम नवयुवक थे। फिर इन्होंने सोचा कि 1893 में ये कहाँ चले जाते हैं, अपना बोरी बिस्तर बांधते हैं और दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका पहुँचते हैं तो वहाँ की एक इनकी हियरिंग थी, एक दिन की, और कुछ किलोमीटर की यात्रा थी। वो यात्रा क्या थी? डरबन एक पड़ता है रेलवे स्टेशन, डरबन से प्रिटोरिया, डरबन से प्रिटोरिया एक रेलवे स्टेशन तक की यात्रा थी। उसके बीच में अंग्रेज ने कहा इनसे, ये बढ़िया फर्स्ट क्लास का एसी का टिकट लेकर के, सबसे महंगा जो उस समय का टिकट था, लेकर के बढ़िया अपना सामान के साथ बैठ जाते हैं। तो कुछ 4-5 गोरे अंग्रेज आते हैं, इनसे कहें कि तुम्हारी चमड़ी का रंग तो काला है, तुम इसमें कैसे ट्रेवल कर सकते हो, आप कैसे इसमें यात्रा कर सकते हो। महात्मा गांधी के साथ बहस होती है, और महात्मा गांधी ने इतना गलत व्यवहार कभी नहीं देखा था अपने साथ। उसके बाद बहस होती है, और एक मॉरिस पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पड़ता है, पीटर्स मॉरिसबर्ग रेलवे स्टेशन, इस पर महात्मा गांधी को धक्का दे करके सामान के साथ उठा करके फेंक देते हैं वही अंग्रेज जिनसे बहस होती है। ये जो घटना होती है महात्मा गांधी को अंदर तक चुभ जाती है। इतना लगता है कि मैं तो समझ रहा था कि सभी लोग अच्छे हैं या कैसे अंग्रेज व्यवहार कर रहे हैं। और वहीं पर पूरी ठंड, इसी रेलवे स्टेशन पर, पीटर्स मॉरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर सारी रात ठंड में पड़े रहते हैं। और उसके बाद महात्मा गांधी ने एक बात और कही थी, गांधी वॉज बॉर्न इन इंडिया बट गांधी मेड इन साउथ अफ्रीका। मतलब ये पहली बार है कि गांधी जी ने कहा, गांधी का जन्म बेशक भारत में हुआ, लेकिन गांधी को गांधी बनाया किसने? साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका। अगर ये इतना व्यवहार ऐसा अपना देखते नहीं तो इनको तो लग रहा था कि सब कुछ अच्छा है। उसके अगले साल 1894 आता है, नटाल कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं। नटाल कांग्रेस बना देते हैं। नटाल कांग्रेस का काम क्या होता है? देखो 1893 में गए दक्षिण अफ्रीका ना, और उसके एक ही साल बाद क्या बना देते हैं? नटाल कांग्रेस। नटाल कांग्रेस का कार्य क्या होता? भेदभाव के खिलाफ कार्य करना। अब दो बड़े फार्म बनाते हैं, एक होता फिनिक्स फार्म, एक टोलस्टॉय फार्म। तो फिनिक्स फार्म बनाते हैं डरबन में। देखो डरबन से यात्रा शुरू हुई थी ना, तो डरबन में ही बनाते हैं, डरबन में फिनिक्स फार्म। ये फिनिक्स फार्म क्या है? ये फिनिक्स फार्म सत्याग्रह जो शब्द था उसकी जन्मस्थली है। सत्याग्रह की जन्मस्थली, यानी कि सत्याग्रह का पहला यूज विदेश में ही किया था। भारत में तो बहुत लेटर स्टेज में किया था, मतलब बहुत देर बाद। सबसे पहले सत्याग्रह का यूज कहाँ किए? तो दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स फार्म बनाए डरबन में, सत्याग्रह की जन्मस्थली, सत्याग्रह का पहली बार यूज वहीं किए। अब सत्याग्रह तो बन गया, उसके बाद कार्य करना चालू कर दिए वहीं से। फिर 1904 आता है। तो 1904 आता है, तो 1904 में एक बहुत बड़ा, देखो 1904 में एक अखबार निकलता है। अखबार का नाम क्या होता है? इंडियन ओपिनियन अखबार, ठीक ना, इंडियन ओपिनियन अखबार।
इंडियन ओपिनियन अखबार। अब देखो इंडियन ओपिनियन अखबार का कार्य क्या था कि जो भी कैसे आपका शोषण हो रहा, कैसे भारत के लोगों को अंग्रेज, ठीक, कैसे इनका शोषण कर रहे हैं या क्या इसमें क्रियाकलाप हो रहे हैं, वो सारी चीजें किसने बताई? गांधी जी ने। ये अखबार निकालते थे, इंडियन ओपिनियन अखबार, ठीक, 1904 में। फिर कुछ दिन वेट कर रहे हैं कि शायद अंग्रेज सुधरेंगे, सुधार करेंगे। उसके कुछ दिन बाद 1906 में एक पंजीकरण प्रमाण पत्र, 1906 में पंजीकरण प्रमाण पत्र। अब ये पंजीकरण प्रमाण पत्र क्या है? पंजीकरण प्रमाण पत्र का मतलब है कि आप देखो दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय लोग थे उनको कॉन्ट्रैक्ट पर 10 साल 20 साल के ले गए थे अंग्रेज, वहां मजदूरी मेहनत कराने के लिए। गन्ने की खेती होती थी तो मनुष्य की जरूरत होती है ना, व्यक्ति ही तो करेगा कार्य। तो अंग्रेज ले गए। अब इनको कहें कि अगर आपको यहाँ रहना है, कॉन्ट्रैक्ट जैसे खत्म हो गया 10 साल 20 साल का, अगर आपको यहाँ रहना है तो रहने के पैसे देने पड़ेंगे, अंग्रेज कह रहे हैं। उसके बाद अगर आप कहीं जाते हो तो ये पंजीकरण प्रमाण पत्र रखोगे। जैसे आज आपका आधार कार्ड है ना, इसी टाइप का आधार कार्ड तो आज इज्जत की बात है, लेकिन पंजीकरण कौन रखेगा? केवल भारतीय लोग रखेंगे। अगर आपके पास पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको मारा जा सकता है, पीटा जा सकता है, आपके साथ कुछ भी गलत किया जा सकता है। तो महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ आंदोलन चालू कर दिया, पंजीकरण प्रमाण पत्र के खिलाफ आंदोलन चालू कर दिए। फिर कुछ दिन वेट कर रहे हैं कि शायद सुधार हो। 1909 का साल आता है, ठीक ना। 1909 में एक महात्मा गांधी ने पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज, ठीक ना। हिंद स्वराज में क्या बताया कि ऐसी पुस्तक थी, गुजराती भाषा में पहले लिखे थे, बाद में ट्रांसलेशन हो गया था, उसका ट्रांसलेट करके दूसरे भाषा में। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखे ना, उसमें बताएं वो महात्मा गांधी ने कि भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार ये कर रहे हैं अंग्रेज। और भारतीय अगर 1 साल केवल अंग्रेजों के स्कूल में ना जाएं, उनके कॉलेज में ना जाएं, उनके कोर्ट में जा जाए, उनके काम में सहयोग ना करें, तो भारत से अंग्रेज मात्र 1 साल में छोड़ देंगे भारत को। और उसका जो एक्सपेरिमेंट किए थे, कब किए थे? 11 साल बाद 1920 में। किस आंदोलन के रूप में? असहयोग आंदोलन के रूप में, असहयोग आंदोलन के रूप में किए। और 1909 में ही टोल स्टॉय फार्म बनाए। 2 बड़े फार्म बताए थे ना, एक फिनिक्स फार्म, एक टोल स्टॉय फार्म। अब टोल स्टॉय फार्म क्या है? देखो टोल स्टॉय फार्म में कहें, टोल स्टॉय फार्म में जो सत्याग्रह की जन्मस्थली हुई थी, पहली बार सत्याग्रह का यूज किए थे ना डरबन में, वही सत्याग्रह को हथियार बना लिए कि अब सत्य अहिंसा से। तो सत्याग्रह जो था उसको हथियार के रूप में यूज करने लगे कि अब ये सत्याग्रह मेरा हथियार रहेगा। फिर उसके बाद 1913, अभी वेट कर रहे हैं कि शायद भारतीयों के साथ व्यवहार अच्छा करेंगे अंग्रेज, लेकिन अंग्रेज कहाँ सुनने वाली। तो 1909 में टोल स्टॉय फार्म बनाए। फिर 1913 में बनाए पोल टैक्स। पोल टैक्स, अब पोल टैक्स क्या है? इन्होंने कहा जितने भारतीय लोग अफ्रीका में रह रहे हैं, अंग्रेजों ने कहा, क्योंकि देखो सभी देशों को अपना गुलाम बनाए थे, सभी देशों का रिसोर्सेज पूरे विश्व में लगभग फैला करके रखे थे। क्या कहते थे? हम अजेय हैं, मेरा जो रंग है सबसे साफ है, मैं दुनिया पर राज करने के लिए ही आए हैं, ठीक। तो 1909 में जो पोल टैक्स बनाए हैं, ठीक, 1909 का टोल स्टॉय फार्म, 1913 का पोल टैक्स। इन्होंने कहा कि जितने भारतीय विवाह हैं वो सब अप्रमाणित हैं, ठीक ना। अप्रमाणित का मतलब वो प्रमाण के साथ नहीं, अगर ईसाई तरीके से शादी नहीं करोगे तो आपके विवाह को भी गलत, अनलीगल बता दिए कि अनलीगल है। उनसे जो भी बच्चे जन्म लिए वो भी अनलीगल, मतलब किसी के जो रिश्ता है उसको भी अंग्रेज क्या बता रहे हैं? गलत है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि बहुत हुआ, अब इसके खिलाफ मुझे आंदोलन करना है। अब आंदोलन करने के लिए महात्मा गांधी ने ठान लिया। उसके कुछ दिन बाद 9 जनवरी आती है ना, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी हमेशा हमेशा के लिए भारत आ जाते हैं। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। तो 9 जनवरी को महात्मा गांधी हमेशा हमेशा के लिए भारत आ जाते हैं।
आप लोगों को जो पॉइंट नोट करने हैं नोट करते जाइए। महात्मा गांधी भारत आ गए, कब आए? 9 जनवरी 1915 को। अब देखो भारत की यात्रा देखते हैं। 9 जनवरी 1915, ठीक, कहाँ जाते हैं? भारत। उस समय 1916 से होम रूल लीग चालू हो जाती है ना, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनके गुरु ने सलाह दिया कि अभी कान खुले रखना और मुंह अपना बंद रखना। कहने का मतलब ये है कि पूरे भारत का भ्रमण करो, अभी आपको कार्य करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लोगों को सुनो, लोगों के बारे में जानो, उसके बाद आप अपना एक्शन लेना। तब ये 2 साल तक कुछ नहीं करते हैं। 1917 का साल आ जाता है। कौन सा साल आता है? 1917। 1917 चंपारण आंदोलन कहते हैं। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार, ठीक ना। चंपारण में मजदूर जो थे वो नील की खेती से परेशान था, किसान। तो महात्मा गांधी वहाँ पहुँचते हैं। और नील खेती से क्यों परेशान था? क्योंकि जैसे कोई खेत है, ठीक, कोई खेत है, किसी खेत का 20 भाग हो और उसमें जो 3 खंड 20 खंड करो, किसी खेत के 20 भाग में 3 भाग में आपको नील की खेती करना, वो भी अपनी इच्छा से नहीं, जो उपजाऊ वाला क्षेत्र होगा। तो मान लो कि जैसे एक क्षेत्र ये हो गया, एक ये और ये, ठीक ना, 1 2 और 3। किसी खेत के 20 भाग के क्षेत्र में आपको जो उपजाऊ वाला 3 भाग है उसमें नील की खेती करना। नील की खेती से क्यों बचना चाहता था किसान? क्योंकि जड़ें जो है नील की ज़्यादा नीचे तक ज़मीन में चली जाती थी, जो पीएच मान होता है उसको घटा देती, यानी आपकी उर्वरक शक्ति को कम कर देती। तो इससे किसान परेशान था। महात्मा गांधी वहाँ आंदोलन में पहुँचे और किसानों की बात को सुने, अनशन किए, और ये पहली सफलता थी भारत में। ये आंदोलन सफल हुआ और किसानों को 3 कठिया पद्धति जो थी ना नील की खेती में, 3 कठिया पद्धति से छुटकारा मिल गया नील की खेती के किसानों को, ठीक। उसका अगला साल फिर आता है। तो अगला साल आता है 1918, अहमदाबाद आंदोलन। देखो अहमदाबाद, सूरत आज भी सूती वस्त्रों के लिए फेमस है। तो अहमदाबाद में क्या हुआ कि जो मजदूर थे फैक्ट्री में काम करते थे, तो वहाँ 1918 में प्लेग महामारी फैल गई, ठीक ना। आज भी जैसे महामारी है, जैसे आज कोरोना था, उसी हिसाब से प्लेग महामारी, लाखों लोग मरे। उसके बाद कंपनी के मालिकों को लगा कि अगर मजदूर चले जाएंगे तो कंपनी क्या होगी? बंद हो जाएंगी। तो कंपनी के मजदूरों को लालच दिए, कहा कि मैं आपकी सैलरी में 50% की वृद्धि कर देते हैं। मजदूरों से कहा कि मैं आपकी सैलरी जो भी है उसमें 50% की वृद्धि कर देते हैं। जो 10,000 पा रहा था वो 15,000 पाने लगे। कहने का मतलब है कि आधा, यानी कि 50% में आपकी क्या होगी? सैलरी में वृद्धि। तो मजदूर किसानों को लगा कि क्यों ना पैसा कमा लिया जाए, अगर मौत आनी होगी तो यहाँ आ जाएगी। वैसे भी गरीब आदमी सोचता है कि भाई ऐसे भी भुखमरी के कगार पे रहता है, परेशान रहता है। उसने कहा अब इस समय हम पैसा कमाएंगे। तो मजदूरों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, मिलें चलती रहीं, मिलों के मालिकों को फायदा हुआ, लेकिन उसका कुछ हिस्सेदार तो किसान मजदूर था, जो गरीब मजदूर था। मिलें चलती रहीं, प्लेग की महामारी समाप्त हुई, फिर नए मजदूर आने लगे। तो मिल के मालिकों ने कहा कि जो बोनस था 50% की वृद्धि, उसको देने से इनकार कर दिया। जो मजदूर थे गरीब, वो महात्मा गांधी से मिले, ऐसी ऐसी बात है, क्या हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं? महात्मा गांधी बहुत समझदार इंसान थे, कहें कि लड़ सकते हो अपने हक के लिए। तो इन्होंने महात्मा गांधी का साथ मांगा और महात्मा गांधी अहमदाबाद पहुँचे, और पहुँचने के बाद किसानों के पक्ष में बात रखी। मिल मालिकों को बात माननी पड़ी। मालिकों से कहें कि मजदूर क्या कह रहा था कि मुझे 50% चाहिए, अब मालिक क्या कह रहे थे कि मैं 20% दूंगा। जो भी मालिक है ना, मालिक, मिल के मालिक कह रहे हैं कि 20% दूंगा, अगर लेना हो तो लीजिए और नहीं लेना तो छोड़ दीजिए। महात्मा गांधी ने कहा कि आप अपने डिमांड को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए,
और किसानों से जो मजदूर आदमी थे उनसे कहें कि आप अपनी डिमांड को थोड़ा सा घटा दीजिए। तो दोनों के बीच की बात महात्मा गांधी ने की और 35% पर राजी हो गए। तो इनको बोनस कितना मिला मजदूरों को? 35%। ये दूसरी जो महात्मा गांधी की दूसरा आंदोलन था, ये भी सक्सेस हुआ। कहने का मतलब यही है, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की और मिलों के मालिकों को मानना पड़ा। फिर उसके बाद 1918 का ही साल था। खेड़ा जिला पड़ता है, ठीक ना। यहाँ पर क्या हुआ, गुजरात का खेड़ा जिला, इसमें क्रॉप फेलियर हो गया, मतलब फसलें बर्बाद हो गई। अब फसलें बर्बाद हो गई तो लगान वसूलने जाते थे ना अंग्रेज, लगान वसूलने पहुंच गए कि मुझे टैक्स चाहिए। भाई उसमें यह था कि 1/4 हिस्सा से कम अगर फसल पैदा होगी तो टैक्स नहीं लिया जाएगा। अंग्रेजों ने नहीं बात मानी, यहाँ टैक्स वसूलने के लिए पहुंच गए। महात्मा गांधी वहाँ फिर अपनी भूख हड़ताल की और वहाँ पहुँचे और किसानों की हक की बात कही, का जो अमीर किसान है वो अपने टैक्स दे दें और गरीब किसान से टैक्स न लिया जाए। तो खेड़ा का जो आंदोलन था ये भी महात्मा गांधी का सक्सेस हुआ। फिर उसके बाद 17 अक्टूबर 1919 का समय था। 17 अक्टूबर 1919 का समय था, ठीक। खिलाफत आंदोलन का नाम सुने होंगे। तुर्की के जो खलीफा था, जब ब्रिटेन अंग्रेज जीत गए तो तुर्की के खलीफा का कहें कि खलीफा वलीफा कुछ नहीं है, तुम हटो। तो तुर्की के जो खलीफा का पद था, खलीफा, ठीक ना। तुर्की के जितने भी मुसलमान लोग थे वो तुर्की के खलीफा को अपना हेड मानते थे। तो इन्होंने कहा अंग्रेजों ने कि कोई खलीफा वलीफा नहीं, तुम हटो अपने पद से। तो जो अली बंधु, ठीक ना, अली बंधु 2 भाई थे, शौकत अली, ठीक, अली बंधु 2 भाई थे। तो उन लोगों ने कहा कि महात्मा गांधी हम ऐसे ऐसे कंडीशन में हैं, आप हमारा साथ दीजिए। महात्मा गांधी बड़े समझदार इंसान थे। इन्होंने कहा कि पहले अपनी आज़ादी भी होगी, लेकिन अभी दुनिया का संकट, धर्म खतरे में है, इस वजह से हमें तुर्की का साथ देना चाहिए। और उसके बाद जो 2 भाई आए थे अली बंधु, वो भारत में महात्मा गांधी से मिलते हैं। जबकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने कहा कि मैं दूसरे देश के मुसलमानों की कैसे मदद कर सकता हूँ, पहले हम खुद तो आज़ाद हों। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे आज़ादी भी होगी अपनी भी, लेकिन पहले तुर्की के जो खलीफा का संकट है उसको टाला जाए। 23 नवंबर 1919 को इनकी मीटिंग होती है खलीफा के जो बंधुओं की। तो उसका हेड किसको बनाते हैं? महात्मा गांधी को। अब महात्मा गांधी ने कहा कि खलीफा का पद वैसे ही बना रहना चाहिए, हम लोग इनका साथ देंगे। अगर खलीफा का पद आप हटाओगे तो हम एक नया आंदोलन चालू करेंगे। तो रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, 17 अक्टूबर 1919 खिलाफत आंदोलन, तीनों के उत्तर में महात्मा गांधी ने एक नया आंदोलन चालू कर दिया, जिस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। क्या नाम था? असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू कर दिया। कहीं हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे ना। असहयोग आंदोलन, सहयोग मतलब होता है हम किसी का सहयोग करेंगे, और असहयोग का मतलब हम किसी का सहयोग नहीं करेंगे, ठीक। अब देखिए इसमें असहयोग आंदोलन चालू कर दिए। असहयोग आंदोलन में कहा कि सभी भारतीयों जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई छोड़ दें, जो वकालत कर रहे हैं वकील वो अपनी वकालत छोड़ दें, सभी लोगों को एकजुट होकर के देश के लिए लड़ना है, क्योंकि हमें भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना है, आज़ाद कराना है। उसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जितने क्रांतिकारी लोग थे सब लोग असहयोग आंदोलन में कूद गए। फिर प्रदर्शनकारी भीड़ थाने के सामने भीड़ प्रदर्शन नारे लगा रही थी। उसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, ठीक ना। उसमें कुछ भारतीयों को मृत्यु हो गई थी उसमें, ठीक। और जब प्रदर्शनकारी भीड़ देखा कि 2-4 लोगों को हमारे मार दिए,
तो भीड़ जो होती है ना आक्रोशित हो गई। आक्रोशित होकर के जो पुलिस के सिपाही थे उनको दौड़ा लिए और सभी लोग थाने में जा कर के अपना गेट बंद कर लिए। तो गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी। वो तारीख थी क्या? 5 फरवरी 1922, जिसको नाम से जानते हैं इतिहास में चौरी चौरा हत्याकांड। ठीक ना, हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ। इसमें महात्मा गांधी ने कहा था हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसक तरीके से हत्या हुई। और उसके बाद महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई और 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने कहा कि ये मेरे वजह से आंदोलन चला और हिंसा हो गई, मैं इस आंदोलन को स्थगित करता हूँ। जितने क्रांतिकारी लोग थे वो अपना रास्ता बदल दिए। यहीं से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जितने भी क्रांतिकारी लोग थे आज़ाद, सभी लोगों ने चौरी चौरा की हत्याकांड से क्रांतिकारी भावना अलग हो गई। पहले भगत सिंह भी महात्मा गांधी का ही साथ दिए थे सबसे पहले असहयोग आंदोलन में। ठीक ना, अब देखिए चौरी चौरा की घटना के बाद एक पार्टी नई बनती है। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन होता है, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। ठीक, उसके बाद देखो असहयोग आंदोलन तो समाप्त हो गया। क्रांतिकारियों ने एक नया संगठन बना लिया जिसे हम जानते हैं इतिहास में HRA नाम से। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 3 अक्टूबर 1924 को 3 अक्टूबर 1924 को कानपुर में एक संस्था बनती है जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान क्रांतिकारी ने संगठन बनाया। असहयोग आंदोलन में ही चंद्रशेखर आजाद पकड़े गए, जेल गए। उस समय काशी विद्यापीठ में पढ़ रहे थे, वहीं से सुने आंदोलन चल रहा, पहुंच गए। उस समय वो जो चंद्रशेखर आजाद हैं इनका जन्म 23 जुलाई 1906 का है। ठीक, 15-16 साल की उम्र थी और ये जब पकड़े गए तो मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई। तो मजिस्ट्रेट ने पूछा नाम क्या है? इन्होंने बड़े कड़क के जवाब दिया आज़ाद। कहें घर कहाँ है? कहें जेल। कहें माता का नाम? कहें आज़ादी। कहें पिता? कहें स्वतंत्रता। मजिस्ट्रेट गुस्से में आया, कहें 15 कोड़े मारो। 15 कोड़े पड़ते गए और आज़ाद ने सोच लिया कि आज से मेरे नाम के आगे आज़ाद जुड़ जाएगा, जबकि इनका नाम था चंद्रशेखर तिवारी। भावरा गांव पड़ता झबुआ मध्य प्रदेश, वहीं जन्म हुआ है 23 जुलाई 1906 को। महात्मा गांधी सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तो क्रांतिकारी भावना अलग हो गई, महात्मा गांधी की विचारधारा के लोग अलग हो गए। गरम दल वाले अलग, नरम दल के अलग। ठीक, अगर क्रांतिकारी लोग जो थे उनका कहना था अगर अंग्रेजों को मारना पड़े तो मार दो। महात्मा गांधी का अगला प्रयास होता है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा, दांडी यात्रा क्या है? नमक सत्याग्रह। ठीक ना, अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून को हम नहीं मानेंगे। अवज्ञा मतलब क्या होता है? ना मानना। ठीक ना, अब देखना, अब यहाँ पर दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू कर देते हैं। साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात में पड़ता है, वहाँ तक की यात्रा करते हैं महात्मा गांधी और साथ में कहते हैं 78 लोगों को लेकर के चलेंगे। केवल 78 अनुयायी होंगे जो मेरे चुने हुए होंगे, वही मेरे साथ चलेंगे। दांडी पहुँचते हैं, दांडी पहुँचते हैं। वहीं पर दांडी पहुँचने के बाद 24 दिन बाद पहुँचते हैं। 24 दिन बाद 24 दिन बाद डेट आ जाती है 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक उठा करके कहते हैं मैं अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून को नहीं मानता हूँ। फिर उसके बाद
6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ते हैं, उसी दिन एक नया आंदोलन चालू कर देते हैं, जिस आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को शुरू कर दिया। और ये आंदोलन शुरू क्यों किए? 78 अनुयायियों के साथ चले थे ना। जैसे ही देखें कि 78 अनुयायी, अब पीछे जब मुड़ करके देखे तो 10-12 हजार की भीड़, महात्मा गांधी कहें किसका आंदोलन चल रहा है? गांव के बीच से जब भी यात्रा निकले महात्मा गांधी की, लग लो पीछे। तो देखे जैसे ही 6 अप्रैल को पीछे मुड़ करके तो 10,000 से ज़्यादा संख्या थी। तो कहें बढ़िया मौका है, दूसरा आंदोलन चला देते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर देते हैं। फिर लॉर्ड इरविन उस समय होते हैं। तो लॉर्ड इरविन क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी का आंदोलन तो ज़्यादा तगड़ा चल रहा है, ऐसा करते हैं कि गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी को बुला लेते हैं, जो महात्मा गांधी की शर्तें होंगी वो मान लेंगे। तो गोलमेज सम्मेलन, ठीक ना, 1, 2 और 3। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले अगर पूछा जाए तो भीमराव अंबेडकर, एक व्यक्ति और हैं तेज प्रकाश चप्रू करके हैं, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें हमको टिक करना किसको? भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले। गोलमेज सम्मेलन में देखो बड़ा छोटा कोई नहीं होता है। गोलमेज का मतलब है कि सभी लोगों को हम बराबर रखेंगे, ठीक। लेकिन इनको लगा, गांधी इरविन को, जो इरविन, लॉर्ड इरविन थे ना, लॉर्ड इरविन, तो लॉर्ड इरविन ने सोचा कि महात्मा गांधी को बुला लेते हैं, सबसे बड़े कांग्रेस के नेता यही हैं, गांधी की बात लोग मान लेते हैं। चौरी चौरा हत्याकांड में असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। गांधी ने कहा शुरू करो तो शुरू हो गया, बंद किया तो बंद हो गया। गांधी जी को बुलाना है तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए। तो लॉर्ड इरविन के पास अंग्रेज जो सरकार थी उन्होंने दबाव बनाया, क्या कुछ भी करके गांधी को भेजो। तो लॉर्ड इरविन ने कहा कि गांधी जी जो आप कहोगे मैं मान लूंगा, आप अंग्रेजों के देश इंग्लैंड चले जाओ। इंग्लैंड से तो ही थे लॉर्ड इरविन, यहाँ नियुक्त कर दिए इनको। इन्होंने गांधी जी से कहा मैं सारी बातें मान लूंगा। तो इन्होंने कहा राजनीतिक कैदी जितने हैं उनको छोड़ दो। तो लॉर्ड इरविन ने कहा सारे कैदियों को नहीं छोड़ेंगे, जो हिंसा किए हैं। वो सीधा इशारा जाता था भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का। इसीलिए लोग कहते हैं कि गांधी जी ने बचाया नहीं। वास्तव में ये है, अगर गांधी जी, भाई लॉर्ड इरविन रिक्वेस्ट किससे कर रहे थे? गांधी जी से, कि गांधी जी आप कुछ भी करके चले जाइए, मैं आपकी बातें मान लूंगा। अगर महात्मा गांधी उस हद तक कोशिश करते तो शायद फांसी टल जाती। इसीलिए लोग, जो भी जनता थी, गांधी जी पर गुस्सा थी कि गांधी जी ने क्यों नहीं बचाया। राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात किए थे कहें, लेकिन जो हिंसा वाले हैं वो नहीं। कुछ लोग कहते हैं भगत सिंह हैं, वो जीना ही नहीं चाहते थे। भगत सिंह ने क्या कहा था? अगर एक करतार सिंह सरावा की मौत भगत सिंह को तैयार कर सकती है तो शायद एक भगत सिंह की मौत हजारों भगत सिंह तैयार कर सकती। भगत सिंह ने असेंबली में जब बम फोड़ा था 8 अप्रैल 1929 को, तब भगत सिंह ने क्या कहा था? मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा। जब धुआं उठा था भाग सकते थे, लेकिन भागे नहीं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। अब यहाँ से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये बंद कर दिए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी पहुंच गए। अब मिला गांधी जी को क्या? खाली हाथ गए थे, खाली हाथ लौट आए। फिर 1932 के समय में सविनय अवज्ञा चालू करते हैं और कुछ दिन बाद लोगों को देखो, एक जन आंदोलन कोई भी होगा, पहले दिन ज़्यादा एक्टिव रहोगे, उससे जैसे जैसे समय बीतता जाता है जन आंदोलन ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकते आप। उसके बाद 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरीके से स्थगित हो गया। फिर उसके बाद महात्मा गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन जो है भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन जो हम जानते भी हैं कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन।
भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। अंग्रेजों ने देखो इसके बीच में जब 1929 आया था तब हम लोगों ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कर लिए थे। उसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेजे 8 अगस्त 1940 को। अंग्रेजों ने कहा कुछ बातें आपके अकॉर्डिंग रहेंगी और कुछ बातें हमारे अकॉर्डिंग रहेंगी, अब डोमिनियन स्टेट मान लीजिए। तो भारतीय तो पूर्ण स्वराज की मांग 29 में कर चुके थे, तो 40 में कहते मान लेते। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, मैं पूरा स्वतंत्र राष्ट्र चाहूँगा। तो इन लोगों ने, महात्मा गांधी ने कहा कि मैं एक आंदोलन चालू करता हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1940 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने इसके पहले क्रिप्स मिशन भी भेजे थे। क्रिप्स मिशन में वही बातें जो अगस्त प्रस्ताव में भेजे थे उससे थोड़ा सा बढ़ा दिए, बातें वही थी। क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया, कुछ नहीं माने। फिर महात्मा गांधी 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान दिल्ली, जिसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, वहाँ महात्मा गांधी 70 मिनट का भाषण देते हैं। 70 मिनट बोलते हैं। इस 70 मिनट में केवल जनता को उकसाए गांधी जी ने। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के स्कूल कॉलेज तब तक छोड़ना जब तक कि आज़ादी तक लड़ सको, उसके बाद उनके यहाँ वकालत जब तक छोड़ना जब तक कि आप आज़ादी पूरी ना मिल जाए। उनके न कॉलेज में जाना, न उनके वकालत करेंगे, न उनके सरकारी दफ्तर में नौकरी करेंगे, उनके कोई भी कार्य नहीं करेंगे। उसके बाद ये सारी बातें रख दिए और सेना को क्या एडवाइस दिए कि जो भी भारतीय हैं आप लोग भारतीयों पर गोली नहीं चलाएंगे। सेना को एडवाइस दे दिए कि सेना जो है भारतीय वो भारतीयों पर गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये सब हम आप क्या हैं, भाई भाई हैं। अगर अब नहीं तो कभी नहीं, करो या मरो, या तो कुछ कर जाओ या तो देश के लिए मर जाओ। महात्मा गांधी का यह 70 मिनट का भाषण जनता को उकसाने के लिए था। उसके बाद अंग्रेजों ने जीरो हावर ऑपरेशन चलाया। रात 12 बजे जितने बड़े बड़े लीडर थे उनको सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए और उसके बाद महात्मा गांधी को नज़रबंद कर दिया पूना के आगा खां पैलेस में। अब जब सब कोई देखे, सुबह उठे तो जनता को सलाह तो पूरी मिल गई थी, एडवाइस मिल गई थी ना कि क्या करना है, पूरा नोटिस सब कुछ मिल गया कि महात्मा गांधी के निर्देश हैं, ये करना है हमें। और जब देखें तो कोई लीडर ही नहीं, सुबह सारे लीडर रातों रात गिरफ्तार हो गए। उन्हीं में से जो जनता थी ने उसी में एक को आगे बढ़ा दिए, कहें आप ही अब लीडर बन जाओ। और जनता ने सुबह उठते ही ट्रेन की पटरियां उखाड़ना स्टार्ट कर दिए। सरकारी भवनों में जो यूनियन जैक लगा था अंग्रेजों का झंडा, उसको उखाड़ करके भारतीय झंडा फहरा दिए। इतना ताबड़तोड़ हमला किए लोगों पर। उसके बाद 10,000 लोग मारे गए। तो अंग्रेजों को लगा कि हिंसा बहुत तगड़ी हो रही है। अब हमको लगता है कि इस हिंसा को शांत करने की क्षमता किसमें है, गांधी जी में। तो गांधी जी को नज़रबंद किए थे, उनको गांधी जी को बुला लिए, कहें गांधी जी आप तो बहुत बड़े हिंसा के पुजारी हैं, हिंसा की निंदा कीजिए। तो गांधी जी ने कहा मैं हिंसा की निंदा नहीं करूंगा, क्योंकि ये हिंसा किसकी वजह से हो रही, आप लोगों की वजह से हो रही। तो आप जानिए। गांधी जी तो मोटिवेट पूरा कर दिए थे ना 70 मिनट की हमको ये करना है, तो वो क्यों कहेंगे कि हिंसा के पुजारी बने हैं। अब उन्होंने कहा जो हिंसा करते हैं करने दो। उसके बाद ताबड़तोड़ जनता पटरियां उखाड़ना स्टार्ट किया, सरकारी भवनों में ताला लगा दिए, दरवाज़ा तोड़ दिए, अंग्रेजों को मारने लगे, हत्याएं करने लगे। उसके कुछ दिन बाद जो रूस है, अमेरिका है और फ्रांस है, इन जो महाशक्तियों ने क्या किया, इंग्लैंड के ऊपर दबाव बनाया और कहा कैसे भी करके आप अंग्रेजों जो अंग्रेज हैं भारतीयों के फेवर में जाकर के आप लोग बात करिए, तभी बात बनेगी। क्योंकि अब भारतीयों में जन चेतना जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है और उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जाग चुकी है। अगर आपको इज्जत के साथ उस देश से जाना भी है
तो भारतीयों को फेवर में ले करके ही जा सकते हो। उसके बाद 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन होता है। कैबिनेट मिशन के तहत 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनती है और उसके बाद 26 अक्टूबर 1946 को, कुछ दिन बाद 2 सितंबर 1946 को तो अंतरिम सरकार गठन होती है, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी 5 सदस्यों के साथ उसमें शामिल हो जाती है। उसके बाद 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन होता है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो जाते हैं और आज़ाद होने के बाद 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की गोली मार के हत्या कर दी जाती है नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो ये थी महात्मा गांधी की कहानी। देखो, अब जैसे लोगों के विचार अलग हैं, हमने बताया नहीं कि अगर 10 लोग हम आपस में हैं तो सभी की विचारधारा एक जैसी नहीं हो सकती है। भाई जैसे गांधी थे, कोई अच्छा अगर पद लिए हों, कुछ देश के लिए अगर बन गए हों, तो हमें कहिए ना आप लोग कि गांधी जी ने ये पद ले लिया, उनके अंदर लालच था। गांधी को आप गलत तब बोल सकते हैं जब आपने कुछ करके हासिल करके दिखाया हो जनता को। ठीक, चौराहे पे खड़े हो करके 10 लोगों की कमेटी में गांधी जी ऐसे थे, गांधी जी वैसे थे, आप क्या गांधी के बराबर हो गए हो जो गांधी को कहने के लिए हो? ठीक ना, आप क्या कर रहे हो बताइए? किसी को आप शिक्षा दे दो, वो भी बहुत बड़ा काम है। आज के जीवन में, आज के परिवेश में सबसे जरूरी शिक्षा है। भीमराव अंबेडकर ने भी यही कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा जो है समाज का दर्पण है, शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको पढ़ना है, अच्छा बनना है और मेहनत करना है। ठीक ना, तो नमन है ऐसे वीरों को जो देश के लिए इतना कुछ कर गए। उनसे कुछ हमें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि 10 लोग, 20 लोग, 50 लोगों की अगर कमेटी है तो जाहिर सी बात है विचारधारा अलग होगी। हम गलत किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि आप उस लायक पहले पहुंचो तो तब तो दूसरे के ऊपर आवाज उठा सकते हो। आपने क्या किया देश के लिए? गांधी जी और भगत सिंह, विचारधारा जमीन आसमान का अंतर था। भगत सिंह ने क्या कहा था, अगर गांधी जी या कांग्रेस के अनुसार आज़ादी मिलती है तो सिर्फ पावर का ट्रांसफर होगा, अंग्रेज जाएंगे, भारतीय वैसे ही सीटों पर जम जाएंगे, शोषण वैसा ही होता रहेगा जैसा आज है, बेरोजगारी वैसी रहेगी जैसे आज है, ठीक, भुखमरी वैसे भी रहेगी जैसे आज है। आज क्या नहीं हो रहा है? सब कुछ तो वैसा ही है, कुछ बदला? इसलिए कहते हैं आज भी क्रांति की जरूरत है, वैसी क्रांति नहीं जैसे भगत सिंह ने की, आज वैचारिक क्रांति की जरूरत है। अच्छे विचार लाओ, आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो आपके लिए 100% अच्छा होगा, किसी का आप अनहित करोगे तो आपका भी अनहित होगा। आप एक इंसान हो, बेहतरीन इंसान अपनी मीठी जुबान से जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। अच्छा पढ़ोगे तभी अच्छा बनोगे। अच्छे लोगों की जीवनियाँ पढ़िए, अच्छे लोगों को आप एडमायर करिए, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर के अच्छे कार्य करते रहिए। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि अच्छा बनेंगे और अच्छा कार्य करेंगे। जॉब करो या कोई बहुत बड़ी सर्विस पर पा जाओ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके अंदर इंसानियत दिखनी चाहिए। वो इंसानियत आपके व्यवहार से झलकती है। असली शिक्षा जो है ना, कहें कि जो आपकी डिग्री है ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, असली शिक्षा तो आपके व्यवहार से ही दिखती है। तो आप अपने व्यवहार को अच्छा रखिए, जहाँ से आप चले जाओ वहाँ लोग आपको याद करें, जहाँ पहुँचने वाले हो लोग आपका इंतजार करें, जहाँ पर आप ना रहें वहाँ लोगों को आपकी कमी महसूस हो। ऐसा जीवन बनाना है और ऐसे मेहनत करना है। तो हम यही चाहते हैं आप लोगों से, शिक्षक और सड़क दोनों ही एक जैसे होते हैं। खुद जहाँ है वहीं रहते हैं, दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद दोस्तों।